एवरीवन। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज सनी गुप्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अकाउंटेंसी सिलेबस। लेकिन उससे पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स या फिर बुक कीपिंग के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये CUT कॉन्सेप्ट, जो ये परिवार हमारा है CUT कॉन्सेप्ट का, वो 50,000 स्टूडेंट्स का परिवार बन चुका है। और इसी खुशी में जब हमारे YouTube पे सब्सक्राइबर्स 50,000 क्रॉस कर चुके हैं, तो इसी खुशी में पहली बार CUT कॉन्सेप्ट लॉन्च करने जा रहा है कॉमर्स फील्ड अपने ऐप पे। ठीक है, तो CUT कॉन्सेप्ट जो पहली बार लॉन्च करने जा रहा है कॉमर्स का सब्जेक्ट्स अपने ऐप पे। कॉमर्स में हम लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं BCom का एंट्रेंस प्रिपरेशन का सिलेबस। ओके, तो हमारा जो फैमिली है, हमारा जो CUT कॉन्सेप्ट का जो फैमिली है, वो 50,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुका है। और इसी खुशी में, जबकि CUT कॉन्सेप्ट का जो स्टार्टिंग फेज जो था, उसमें आर्ट्स और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करवाया जाता था BHU के लिए। अब ये CUT में बदल चुका है। पूरा सिलेबस जो हमारा CUT के अंदर आता है और जो कॉमन एक एग्जाम होता है सबके लिए। ठीक है, तो इससे हम लोग पूरे यूनिवर्सिटी, इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो ये BCom का कॉन्सेप्ट हम लोग CUT कॉन्सेप्ट में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें जो मेन सब्जेक्ट है, उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग भी जिसे हम बोलते हैं, उसका जो डोमेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट्स को जानने से पहले हम बस ये जान लेते हैं पहली बार कि जो अकाउंटेंसी का जो फील्ड है, या फिर आप कॉमर्स बोल रहे हैं, तो कॉमर्स में जो आप CUT में BCom का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप देंगे CUT के अंडर, ठीक है, तो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, जिसमें से आपको किसी दो के बेसिस पे आपको किसी ना किसी कॉलेज में सिलेक्शन मिलेगा। सपोज अगर हम BHU की बात करें, तो यहाँ 2 डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज को माना गया। ठीक है, यहां अगर आप सिलेक्शन के लिए आते हैं, तो आपको बिजनेस स्टडीज प्लस अकाउंटेंसी के मार्क्स को एग्रीगेट करते हुए आपका एडमिशन होना। ऑन द अदर हैंड, अगर हम DU की बात करते हैं, तो DU में ये बिजनेस स्टडीज आपका हट जाएगा यहां से, और यहां इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ जाएगा। इसका मतलब कि जो जनरल टेस्ट का जो पेपर है, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के वेटेज को ऐड करके आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने इस कोर्स में, BCom के कोर्स में, CUT 2023 BCom के कोर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स, तीनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अकाउंटेंसी मेरे द्वारा, यानी मेरा नाम है सनी गुप्ता, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको, उसके बाद मैं सिलेबस को डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ूंगा। ओके, सो दिस इज सनी गुप्ता एंड आई हैव कंप्लीटेड माय BCom Bachelor of Commerce from Banaras Hindu University, and currently I am pursuing my MCom from the same college. Okay, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University. Okay, then now we discuss about the syllabus of accountancy. तो आपका जो सिलेबस आपका है, जो NTA से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो CUT का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वहां जो सिलेबस मैंने देखा, वो काफी ज्यादा लेंदी तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, प्लस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी दिखेगा। सपोज मैं आपको सिलेबस दिखा दूं एक बार, अगर तो आपका ये CUT UG का ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। अगर मैं सिलेबस डाउनलोड करता हूं अगर यहां, ठीक है, सबसे पहले अकाउंटेंसी का ही आपका सिलेबस है। अगर इंग्लिश में मैं ये PDF डाउनलोड कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि यहां का सिलेबस आपका किस हिसाब से है। ओके, यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देन शेयर्स का पोर्शन आपका आ जाता है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पोर्शन आ जाता है, जो कि आप क्लास 12th में जो आपकी 3rd बुक रही थी। ठीक है, देन सेम पोर्शन, देन एक आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, उसका पोर्शन आता है। तो जो ये रिटर्न है आपके सामने जो PDF दिख रहा है, इसमें हम देख रहे हैं काफी ज्यादा आपको लेंदी दिख रहा होगा। तो इसी पोर्शन को, इसी सिलेबस को हम क्या करने वाले हैं,
इसी सिलेबस के पोर्शन को हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं। ओके, तो आपने जो अभी वास्ट सिलेबस देखा सीयूटी के वेबसाइट पे, उसे अब हम लोग तोड़ने वाले हैं, एकदम अलग अलग पार्ट में तोड़ने वाले हैं, और उस पार्ट को हम लोग एकदम इजीली देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, या तो आप पढ़ चुके हैं या तो आप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। तो जब आप ये पढ़ चुके हैं, फिर आप इतना बड़ा सिलेबस आपको जो दिखाया जा रहा है वो कोई मायने नहीं रखता उसका। जो हम लोग सिलेबस हम लोगों ने प्रिपेयर किया, सारे सीयूटी कॉन्सेप्ट ने जो प्रिपेयर किया ये सिलेबस, वो सारा सीयूटी का जो वेबसाइट पे आपने जो सिलेबस देखा उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो ये सीयूटी 2023 के लिए जो प्रिपरेशन मैं कराने जा रहा हूं, उसमें अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या रहने वाला। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, इसका टोटल वेटेज क्या रहने वाला है, प्लस इससे कितने क्वेश्चन आने वाले और कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद कितने नंबर का रहना, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, एक बेनिफिट आपको मिला है। वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट आपको ये है कि आपको 50 क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। आपको 50 क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे, ये रहा 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और उस 50 में से आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करना है। यानी ये 20 क्वेश्चन में आपको ये चॉइस दी गई है। सपोज 30 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, इस 20 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा, इधर 20 में से कोई भी आप 10 कर सकते हैं, या फिर पूरे 50 में अगर हम बात करें तो पूरे 50 में सिर्फ आपको 40 करना। यानी आपके पास ये ऑप्शन है कि कुछ किसी एक सब्जेक्ट या किसी भी एक टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा, तो आप दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन को आप करके आपका ये 40 नंबर जो है, 40 नंबर इजिली आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो इसमें टाइम क्या मिलने वाला आपको, ये तो पता चल गया कि आपको डोमेन सब्जेक्ट आपका 2 रहने वाला है। अगर बीएचयू की बात करें, डोमेन सब्जेक्ट आपका 2 रहने वाला है, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। ओके, और अकाउंटेंसी का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना सिर्फ 40। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना। उस 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट पर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, देन ये टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 नंबर के होने वाले हैं, यानी 5 मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट किया अगर वो सही है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और नेगेटिव नंबर क्या रहने वाला है, तो -1 नेगेटिव नंबर इसमें रहने वाला। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे, बट फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आपको आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो डोमेन सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव आपको पर करेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर मिलने वाले, और इनकरेक्ट पे -1 आपका कटने वाला। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं जो सिलेबस हमारा है। सबसे पहले ये सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो सिलेबस में ये देखते हैं कि हमने क्या किया, पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में हमने डिवाइड कर दिया। अगर आप पीडीएफ देख रहे थे सीयूटी यूजी का, जब आप पीडीएफ देख रहे थे तो उसमें काफी लेंदी आपका करीबन 8 से 9 यूनिट दिया हुआ था। लेकिन हमने क्या किया, सारे चीज को इजी रखने के लिए हमने पूरे जो सिलेबस है, पूरे सिलेबस को हमने 5 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो कि ये सारा सिलेबस आप लोगों ने भी पढ़ा है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं, 5 भाग में देखते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आपका जो पहला पार्ट है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम जनरली बिजनेस करते हैं, बिजनेस में मोटिव क्या हमारा होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, हम लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव ना रहकर क्या उनका मोटिव होता है, सर्विस मोटिव होता है। तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग देखने वाले हैं जिनका मोटिव क्या है, जिनका सर्विस मोटिव है। ठीक है, ये पहला चीज तो हो गया। इसके बारे में हम लोग इसके अंदर और भी चीजें देखेंगे, डिटेल हम लोग एनालाइज करने वाले हैं फर्दर स्लाइड्स में। जो सेकेंड हमारा है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में क्या है कि आपका 12th के स्टार्टिंग में ही आपको पार्टनरशिप पढ़ाया जाता है। 12th का स्टार्टिंग में जो मेन आपका जो ऑलमोस्ट 36 to 40 मार्क्स का जो सिलेबस होता है उसमें आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि 2 पार्टनर, मिनिमम 2 मेंबर मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इधर आप उसको कंपनी बोल दें, एक कंपनी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 पार्टनर्स मिलकर, सिर्फ 2 पार्टनर्स। ठीक है,
और उसमें क्या होते हैं कि वो लोग बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए ये लोग आगे कंटिन्यू बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोग पहले से करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनती है, इसी में पार्टनर का एडमिशन होता है, एक रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है। कभी अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर लायबल अगर नहीं है कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, तो अल्टीमेटली पूरे पार्टनरशिप फर्म को हम लोग बंद कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, इसके फर्दर हम लोग देखते हैं। जो थर्ड हमारा यूनिट आने वाला है, थर्ड जो हमारा यूनिट आने वाला है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर चैप्टर ये आपका क्या क्लास 12 का नेक्स्ट जो चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। अब इसका कंसेप्ट कैसे आता है, तो पहले सबसे पहले ये हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंपनी जो शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर, ये तो हमें पता है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही जनरली शेयर इशू कर सकती है। अब शेयर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, डिवेंचर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, और इसी के अकाउंटिंग इन द सेंस कि अगर शेयर जब फर्स्ट टाइम इशू होती है तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है, बुक्स में उसका जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है, फिर उसका जब पहला कॉल पहला अमाउंट मांगा जाता है, फाइनल अमाउंट मांगा जाता है, अगर कोई शेयर का हाफ पेमेंट ही किया है और बाकी पेमेंट अगर नहीं करा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट में सपोज अगर डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर का इशू कैसे होता है, और लास्ट में अगर डिवेंचर का हम पूरा पेमेंट अगर वापस कर रहे हैं किसी को तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, सारा कुछ हम लोग किसमें देखने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल पे। ठीक है, 3 यूनिट तो सर भैया आप समझ गए। पहला कौन सा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा पार्टनरशिप का, और तीसरा शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल का। ठीक है, ये सारा जो आपका जो सिलेबस है आप कहीं ना कहीं इसको सुने ही होंगे, क्योंकि आप क्लास 12 करके ही बीकॉम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो ये सारा जो टॉपिक है इसका आइडिया आपको होगा ही। ठीक है, ओवरऑल कुछ ना कुछ आइडिया आपके पास तो होगा ही होगा। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, जो आपका ये यूनिट 4 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है, आपका क्लास 12 का जो थर्ड बुक है, क्लास 12 का जो आपका थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका पार्ट इसमें दिया हुआ। अब इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने वाले, एनालिसिस करने वाले। एनालिसिस करने का मतलब क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग जनरली अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अगर हम बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन की जाती है किसी भी बिजनेस और कंपनी का। ठीक है, ये हो गया। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे हम सब। ठीक है, कि प्रॉफिट का क्या ट्रेंड रहा है, आपका बैलेंस शीट में जो एसेट्स या लायबिलिटीज दिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, कंपनी के फेवर में दिख रहे हैं, कंपनी के अगेंस्ट दिख रहे हैं, वो सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में। ठीक है, और लास्ट जो यूनिट हमारा है इस बार जो करेंटली जो सीयूटी ने एग्जाम लिया यूजी का बीकॉम के लिए, उसमें जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो उसमें मैंने ये देखा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आता है 2, इसका सिलेबस बड़ा है। जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा फिर से, जब मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आपको सिलेबस दिखाऊंगा एनटीए के वेबसाइट पे, तो वहां आप देखेंगे सिलेबस तो बड़ा, लेकिन जब मैंने इसे एनालाइज किया पेपर को, प्रीवियस ईयर के पेपर को, मींस करंट ईयर के पेपर को, तो वहां मैंने देखा कि सिर्फ 4 to 5 बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4 to 5 बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा डाउट रहेगा कि सर अगर इसमें डाउट इसमें इतना लेंदी पेपर पढ़ेंगे सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये भी नहीं कि 2 सिलेबस बड़ा है तो आप 4 से 5 क्वेश्चन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यही क्वेश्चन इतना मैं सिलेबस पढ़ लूं आ गया। तो अगर आपने वो पोर्शन पढ़ा भी वहां से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हो सकता है, इसीलिए आपके ऊपर एक ऑप्शन है, आपके ऊपर एक क्या ऑप्शन है आपके पास कि आपको सिर्फ 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी अपना अगर स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं सिलेबस, ये जो 4 यूनिट है इसको भी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं अच्छे से, फिर आपको यूनिट फिफ्थ जो यूनिट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। जितना मैं आपको एज अ पीडीएफ मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा मटेरियल, उतना ही अगर आप पढ़ के चलेंगे, इसमें भी इस 4 में से 5 में से आपका 2 से 3 आपका 110% आपका लग जाना। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि स्पेसिफिकली आपका एनपीओ में क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, देन आपका डिवेंचर और शेयर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के हम लोग अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग स्पेसिफिकली सारे यूनिट्स का हम लोग पीडीएफ देखने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, तो ये रहा हमारा यूनिट 1 ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ बिजनेस ऐसे भी की जाती हैं
ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसे भी होती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। दे आर नॉट मेंट फॉर आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है, दे आर नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेशन, रादर दे आर मेंट फॉर सर्विस पर्पस, ओके। सिर्फ वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस का, वो मैं स्टार्टिंग में ही लिख दे रहा हूं, सर्विस मोटिव, ठीक है। यहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी, सर्विस मोटिव, ठीक है, सर्विस मोटिव होता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज देखने वाले, क्या क्या चीज की स्टडी करने वाले, वो सारा कुछ इसमें मैंने ब्रीफ में मैंने लिख के रखा, ठीक है। तो वो आपका पहला है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मीनिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनपीओ भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं। तो एनपीओ के बारे में उसके मीनिंग को देखने वाले हैं, उसके कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स को भी हम लोग देख पाने, कौन कौन से ऐसे कंपनी जो एज अ एनपीओ अपने आप को रजिस्टर करवा कर रखी है, ठीक है। आपने ये एग्जांपल सुना होगा, एक जो अभी इंडिया की ग्रोइंग कंपनी पतंजलि, वो भी अपने आप को एज अ एनपीओ रजिस्टर करवा कर रखी है, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस रेवेन्यू से मेन पर्पस उनका क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को, ठीक है। तो दूसरा इसके हम लोग क्या पढ़ना है, पहला तो हमारा कंसेप्ट्स का हो गया, मीनिंग कंसेप्ट्स और उसके एग्जांपल्स पढ़े, मतलब हम लोग एनपीओ के बारे में जानने वाले हैं पहले फेज में। दूसरा जो फेज है उसमें हम लोग क्या देखने वाले, उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। सपोज अगर बिजनेस मोटिव अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, आपका ट्रेडिंग बनता है, ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ठीक है सर, बैलेंस शीट बनता है, ठीक है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ठीक है सर, ठीक है, ये सब बनता है। लेकिन हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे वो भी चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एज अ कैश बुक रहता है, मतलब सारे जो पैसे आ रहे हैं वो एक साइड डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं और जितना भी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं उसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो ये हमारा बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पहला हो गया। दूसरा हम लोग इस अकाउंट का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, और नेचर ऑफ दिस अकाउंट क्या रहने वाला वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो थर्ड हमारा फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड मीन सपोज वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रॉफिट मोटिव और सर्विस मोटिव। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, उस चीज को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा सेक्शन है आपका, समझ ये फर्स्ट सेक्शन है, देन ये सेकंड सेक्शन है, एंड ये जो थर्ड सेक्शन हमारा है, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता कहां से, वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनता। विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है सर, ये तो हो गया। फिर इसमें भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और लास्ट में इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सपोज आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया गया, उस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई, सपोज डिप्रिसिएशन में कुछ पॉइंट दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ पॉइंट दे दिया, और अल्टीमेटली उस एडजस्टमेंट्स को देख के आप लोग क्या प्रिपेयर करते थे, आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, और अल्टीमेटली बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। इन द सेम केस हम लोग इसमें भी जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने वाला और बैलेंस शीट बनने वाला है, इसके अंदर कुछ अगर एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, आपका इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या क्या सा पार्ट पढ़ने वाले वो सारा कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आने वाला है, इट मींस नेक्स्ट जो यूनिट हमारा आने वाला वो हमारा आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वेटेज वाला यूनिट है। ये कौन सा, ये पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में तो जैसे ही पार्टनरशिप वर्ड आता है उसमें आता है कि कुछ पीपल का कोलैबोरेशन रहेगा और दोनों मिलकर एक कंपनी एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और साथ में जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे दोनों साथ में बांटेंगे आपस में, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें 4 हेडिंग है, आपका क्या है, इसमें 4 हेडिंग है, ओके। तो 4 हेडिंग कैसे है, आपका फर्स्ट हेडिंग ये रहा, सेकेंड हेडिंग, देन थर्ड हेडिंग एंड ये लास्ट 4th हेडिंग। 4 हेडिंग है, मतलब पूरे पार्टनरशिप को मैंने कितने पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट में बांट दिया। पहले पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका हम लोग पार्टनरशिप का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, फीचर्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, मेरिट्स के बारे में, यही सब कुछ हम लोग यहां पढ़ने वाले। देन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको पता ही होगा, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स जो
पूरे पार्टनरशिप जो कंपनीज या बिजनेस चल रही है उसको गाइड करता है, ठीक है। इसमें सारा कुछ लिखा रहता है पार्टनर्स के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ड्राइंग का क्या पॉइंट रहने वाला है, कैपिटल के ऊपर आप कितने % इंटरेस्ट देने वाले हैं, देन और भी पॉइंट्स था, सैलरी आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग डिप्रिसिएशन किस रेट से चाहेंगे, मतलब सारा कुछ पूरे कैपिटल, पूरे कंपनी, पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस्ड रहता है, आपका पार्टनरशिप डेट के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। देन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनरशिप में दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक तो फिक्स्ड बनता है, एक तो फ्लक्चुएटिंग बनता है, ये आपको पता ही होगा, उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाला है इसमें, ठीक है। ये हो गया। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट सिर्फ इसमें बनता है, दो अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां आपका है, कहां गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये दोनों जो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिर्फ हम कहां देखते हैं, सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है सर, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है कि पार्टनरशिप डेट्स में जो लिखा रहता है कि प्रॉफिट को, जितना भी प्रॉफिट हमारा आएगा उसको पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटना, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना तो कितना देना, अगर पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना तो कितना देना, वो सारा एडजस्टमेंट हम लोग कहां करते हैं, वो सारा एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। वो सारा एडजस्टमेंट कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, कि प्रॉफिट जितना बचा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में कैसे होगा, वो कहां हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पार्टनरशिप। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण पार्टनरशिप में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में चेंजेस जब भी आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हम लोग पढ़ने हैं वो देखते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टार्टिंग में कुछ रेशियो बना होगा 1:1:1, 2:1:1, 4:5:2, 2:1, ठीक है। इसमें अगर चेंज आता है तो उसको हम लोग देखेंगे। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर किसी तरह का चेंज आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी तरह का चेंज आता है तो उससे कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ गेन होता है, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो उसको हम लोग गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देखेंगे। देन ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे गुडविल क्या होता है। गुडविल अगर आप इन जनरल टर्म्स में देखें तो गुडविल होता है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि अपने रेपुटेशन ऑफ द कंपनी के कारण या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस के कारण अगर कोई कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर लेती है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो उसको हम लोग एज अ गुडविल डिनोट करते हैं। तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, उस गुडविल का वैल्यूएशन में क्या होता है, 2-3 मेथड है, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका। देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, कि अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म में किसी तरह का रिजर्व है, ठीक है, किसी तरह का प्रॉफिट एक्युमुलेट करके आपने साइड करके रखा था, उसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जितने भी पार्टनर उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कोई नया पार्टनर आता है, यानी जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में भी क्या करते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स में जितना भी हमने रिजर्व बनाकर रखा, जितना भी हमारे लॉसेज, सबको हम लोग पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं। प्रॉफिट रहा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, लॉस रहा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। उसका हम लोग ट्रीटमेंट सब कुछ यहां देखने वाले हैं। ओके, जो हमारा थर्ड पार्ट है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आपका ये कॉलम है, ये आपका इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है। पूरे पार्टनरशिप में भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉलम था, इसको पढ़ना, ठीक है। इसमें ढेर सारे हम लोग अकाउंट्स, लेजर्स, एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो इसमें भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सपोज अगर कोई पार्टनर आता है या रिटायर होता है या तो उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में पार्टनर्स के पीछे जो प्रॉफिट्स का रेशियो वो क्या होता है, वो चेंज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं, और उस नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाने के बाद हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालते हैं। ये बात क्लियर है, ओके। इसमें भी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप में जब भी कोई नया पार्टनर आता है या कोई नया पार्टनर रिटायर हो, कोई भी एक पुराना पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है, तो उस प्रेजेंट कंडीशन पे सपोज आपका किसी बिल्डिंग लॉस में चल रहा है, सपोज आपको किसी तरह की लायबिलिटी थी, अब उस लायबिलिटी को पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी तरह का अगर मान लो उस कंडीशन पे आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को फिर से रिवैल्यूएट करते हैं, आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को फिर से रिवैल्यूएट, जनरली रिवैल्यूएशन कब होता है, अगर हम पूरे
बिजनेस की बात करें तो जनरली बिजनेस में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में भी करते हैं, ठीक है, कि सपोज कोई लायबिलिटी कम हो गई या ज्यादा हो गई, एसेट कोई कम हो गई या ज्यादा हो गया। लेकिन जब भी कोई नया एडमिशन होता है, सपोज जब भी कोई नया एडमिशन होता है, तो ऐसा नया एडमिशन जब भी कोई किसी पार्टनर का हुआ तो नया पार्टनर ये बोलता है कि पुराने जितने भी लॉसेस या फिर प्रॉफिट्स है उनको आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ठीक है, उसको आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैं आपके किसी भी पुराने लॉसेस या किसी भी पुराने प्रॉफिट्स का हिस्सेदार मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। प्रॉफिट्स में तो ठीक है, लेकिन लॉस में भी अगर मान लो बियर करना पड़ गया फिर तो नया पार्टनर आने से कतराएगा, वो तो आ नहीं पाएगा। इसीलिए जब भी किसी तरह का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, उस समय हम लोग क्या बनाते हैं, उस समय हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस उसमें है वो हम लोग पुराने पार्टनर्स उसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लास्ट है एडजस्टमेंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट। कोई भी नया पार्टनर आया या फिर जा रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में क्या कैपिटल का रेशियो रहने वाला, उसके बारे में हम लोग यहां जानेंगे। लास्ट जो ये पॉइंट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर हमें अपने पार्टनरशिप फर्म को आगे नहीं लेके जाना है, अगर हमें हमारे जो पार्टनरशिप फर्म हमारा जो है उसको अगर हम लोग आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो, हम लोग अपने पूरे पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे, ठीक है। और कंपनी के केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ये हो गया। देन प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें एसेट्स को हम लोग बेचते हैं और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, एसेट्स को हम लोग बेच देते हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ सब्सिडरी अकाउंट्स भी बनाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, वो पार्टनर्स का किसी तरह वाइफ का है लोन है तो उसका अकाउंट बनाते हैं। देन हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और इसमें मेन रोल प्ले करता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब आप बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, जर्नल एंट्री भी वहां मेन रोल प्ले करता है। बहुत बार एग्जाम में, खासकर 12th के एग्जाम में, जब वो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो जर्नल एंट्री आपका आना ही आना है। एक 5 नंबर या 10 नंबर का जर्नल एंट्री आपका रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड आना ही आना है, ठीक है। ओके ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया। तो इसका थर्ड जो हमारा टॉपिक है, यूनिट थर्ड, शेयर्स और डिबेंचर कैपिटल के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या है इसमें कि हम लोग शेयर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा रहेगा, शेयर के बारे में जानना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, डिबेंचर्स के बारे में जानना। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, फोरफीचर के बारे में जानना। तो पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। देन इसका अकाउंटिंग, यानी इशू और अलॉटमेंट। जब शेयर्स हम इशू करते हैं उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। देन जब शेयर्स ओवर और अंडर सब्सक्राइब होता है तो उसमें जर्नल एंट्री क्या करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट इसमें जब हम लोग शेयर्स जब हम लोग इशू कर दिए, ठीक है, तो हमारे बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आने वाले उसके बारे में हम लोग कहां जानेंगे, इसके अंदर जानेंगे, बैलेंस शीट प्रिपरेशन में, ठीक है। क्योंकि जब आप शेयर्स और डिबेंचर का चैप्टर पढ़ते हैं तो कंपनी का परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट क्या रहने वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। क्योंकि प्रीवियस को जो अभी इस साल करंट जो पेपर हुआ उसमें आपका 3 to 4 क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट के ऊपर था, ठीक है। यानी आपको बैलेंस शीट एनालाइज करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। दूसरा, डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज डिवेंचर, मीनिंग, उसका कांसेप्ट पढ़ेंगे। डिवेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इशू कैसे होता है, अलॉटमेंट कैसे होता है, और जब इसका रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब शेयर्स कभी भी जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, शेयर्स का पैसा जो कैपिटल रेज करते हैं वो वापस नहीं किया जाता। लेकिन डिवेंचर केस में ऐसा नहीं है, फिक्स पीरियड के लिए होता है और जब फिक्स पीरियड निकल जाता है तो हम लोग उसका रिडेम्पशन कर देते हैं, यानी कैपिटल का रीपेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। फिर इसमें भी बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आने वाला वो चीज को हम लोग यहां देखेंगे। और लास्ट हमारा फोरफीचर। फोरफीचर क्या होता है कि अगर आपसे एक शेयर पे 10 रुपया मांगा गया है और आपने सिर्फ 8 रुपया पेमेंट किया और बाकी 2 रुपए का पेमेंट आप नहीं कर रहे, कंपनी से कॉल आया, आपको मैसेज आया, आपको मेल आया, आपको फिर भी पेमेंट नहीं कर, उसके क्या होता है, कंपनी आपके उस शेयर को क्या करती है, फोरफीट कर देती है। फोरफीट मतलब कैंसिल कर देना। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि जब वो फोरफीट हो जाता है तो आपने जो 8 रुपया दिया वो कंपनी कहां रखती है, आपने जो 8 रुपया कंपनी होती है कंपनी 8 रुपया को आपके कहां रखती है और उसका यूटिलाइजेशन कहां करती है। और जब उस शेयर को फिर से जब कंपनी री इशू करती है तो उसका जनरल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग क्या किसमें देखने वाले, यूनिट थर्ड में देखने वाले। नेक्स्ट जो हमारा है, ओके,
नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है आपका यूनिट 4 है। ओके, आपका यूनिट 4 जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में। क्या है ये? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसको कंटेंट को देख सकते हैं, इसमें तीन कंटेंट है। ठीक है, 1 2 3। तो आपको ये आना चाहिए कि आप अकाउंटिंग किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, दूसरा अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो पहला जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आता है। ठीक है, ये तो पता है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखने वाले कि इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या, और पर्पस और लिमिटेशन क्या रहने वाला, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे हम एनालाइज करते हैं, उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को हमें देखना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें देखना होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में। सोल प्रोप्राइटरशिप में का भी एनालाइज करना आपको आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स जाने चाहिए, कौन से आइटम्स डेबिट में आते हैं, कौन सा आइटम्स क्रेडिट में आते हैं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, उसमें डेबिट क्रेडिट हम लोग नहीं लिखते हैं। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड हम लोग क्या लायबिलिटी लिखते हैं, राइट साइड एसेट लिखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, एक परफॉर्मा मींस क्या हुआ कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बैलेंस कंपनी के बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी होता है, करेंट लायबिलिटी होता है, और शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी के कौन कौन अंदर पार्ट आते हैं, करेंट लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसी तरह एसेट में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, और उस सारे अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सारा कुछ हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज उसी से क्वेश्चन आ जाता है कि करंट एसेट्स के अंदर ये पार्ट दिया हुआ, उसमें आपको पूछ देगा कि ये पार्ट यहाँ आइटम जो है सही है कि गलत है, तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा। दूसरा अकाउंटिंग रेशियो। ओके, तो अकाउंटिंग रेशियो हमें सबसे पहले किसके ऊपर बेस्ड है, आपका अकाउंटिंग रेशियो बेस्ड है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो जो हम लोग अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उससे ये हम लोग उसके रिजल्ट से, सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, बैलेंस शीट में एसेट आया, लायबिलिटी आया, उसके रिजल्ट से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो से क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो से हमारा क्या होता है, हमें एक आइडिया मिलता है, उस आइडिया कैसे मिलता है हमें, लिक्विडिटी रेशियो निकालने से, सॉल्वेंसी रेशियो निकालने से, एक्टिविटी रेशियो निकालने से, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालने से एक हमें आइडिया मिलता है कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, वो फेवरेबल कंडीशन में जा रही है, अनफेवरेबल कंडीशन में जा रही है, इससे हम लोग क्या आइडिया निकालते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सारे इसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हमारा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका नाम से क्लियर हो, कैश फ्लो मतलब कैश का फ्लो इसमें देखते हैं, इनफ्लो हो रहा, पैसा आ रहा या आउटफ्लो हो रहा, पैसा जा रहा है, इसको हम लोग देखेंगे कहां, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग इसके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि एक थ्योरी पार्ट है। उसके बाद इसके प्रिपरेशन और इसमें जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। इसका प्रिपरेशन थोड़ा लेंदी रहता है और इसमें जो एडजस्टमेंट होता है उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ओके, इसके बाद जो हमारा ये हो गया, इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इससे 4 to 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो मैंने खुद देखा, जिस करंट ईयर के पेपर में 4 क्वेश्चन था, और मे भी एक आध क्वेश्चन और रहा होगा, तो आपका टारगेट है 4 to 5 क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कौन से कंटेंट पढ़ने वाले इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक ही है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, क्यों है क्या। जनरली मैं अगर 1 मिनट में ओवरव्यू दूं, इसमें क्या होता है, आप जो नॉर्मल अपने कॉपी पेन से आप जो जर्नल पास करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो सेम चीज कंप्यूटर में कैसे इसकी अकाउंटिंग आती है, उसी चीज को तो हमें पढ़ना है। ठीक है, उसी चीज को तो हमें यहाँ पढ़ना है, तो उसको देखेंगे। फिर जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। देन इसमें डीबीएमएस एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शंस को। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मतलब जो भी डाटा हमारा है उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में कैसे मैनेज करके रख सकते हैं, उसी चीज को तो हमें यहाँ देखना है। तो एकदम बेसिक और इजी रहने वाला ये चैप्टर, आप इसके लिए टेंशन ना ले।
और लास्ट में कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले। तो इस 5 चैप्टर से आपका ओवरऑल पूरा अकाउंटिंग का जो जिसका कोड है 301 जो इसका कोड है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका जो वो लेंदी जो आपका पूरा पीडीएफ था उससे मैंने क्या समराइज करके आपको एक आइडिया दिया कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला, ठीक है, आपका क्या रहने वाला सिलेबस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीयूटी कॉन्सेप्ट जो कि है उसमें पहली बार बीकॉम कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। हमारे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम लोग बीकॉम कोर्स को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बीकॉम कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी अगर कोई चाहता हमारे साथ जुड़ना तो हमारे ऐप को जो इस सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें फर्स्ट टाइम बीकॉम कोर्स लॉन्च हुआ और इसकी गारंटी 100% गारंटी रहेगी कि आपका रिजल्ट हम करवा कर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे सिलेबस को हमने इस हिसाब से एनालाइज किया आपके लिए कि आपको किसी भी तरह का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक भी दिक्कत नहीं आने वाली, ओके। और नेक्स्ट इसमें जो हमारा है आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारा जो ये बीए बीएससी ये सब कोर्स तो आपका पहले से हमारे चल रहे हैं, ठीक है। इस कोर्स को हमने इस बार हमारे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हुए उस समय के बाद हमने बीकॉम के कोर्स को लॉन्च किया, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको देने वाले हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस आपका होगा जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड होगा। आपका अनलिमिटेड 24/7 आपका मिलने वाला सपोर्ट मिलने वाला हमारे साथ। स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन पीडीएफ क्लास के दौरान सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन सारा आपको मिलेगा। देन प्रॉपर गाइडेंस जो हमारी तरफ से मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 इयर्स हमें भी हो गए हैं आपके पूरे बीकॉम के सिलेबस और बीकॉम के पूरे सिलेबस और क्वेश्चंस को एनालाइज करते करते, ठीक है। तो हमारे पास एक हम अच्छे आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप अपने बीकॉम के तैयारी सीयूटी कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लास्ट हमारा जो आपका स्लाइड है वो आपका है डिटेल्स के बारे में, जो अभी आपका व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेरी है, ठीक है, रिगार्डिंग आपकी तैयारी आपको कैसी होनी चाहिए, आपकी क्या हो रही है उसके रिगार्डिंग, आप कोर्स के रिलेटेड, हमारे फीस से रिलेटेड किसी तरह की क्वेरी हो आप इस नंबर से आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग आपको एज सुन एज रेस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर है, ठीक है, इस पे आप जुड़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए काम की है वो ये है कि फर्स्ट 100 एडमिशन में आपको 500 ऑफ मिलने वाले ऑल सभी यूजी कोर्सेज पे। जो भी आपका यूजी फी है, अगर आप फर्स्ट 100 एडमिशन में आते हैं तो आपको 500 ऑफ होने वाला। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपका वीडियो आने वाला है क्वेश्चन पेपर, अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के ऊपर, कि अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर किस लेवल के आते हैं, आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, पूरे अलग अलग यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। एक यूनिट का तो मैंने आपको बता दिया, उसको भी हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से, और सारे यूनिट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपको उस 50 में से कौन से 40 क्वेश्चन करने हैं वो सारा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस विद सीयूटी कॉन्सेप्ट। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।